नमस्कार साथियों, स्वागत है आज के इस एक नए वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे हम लोग शुरू करेंगे। प्रश्न नंबर आपका 3 से चलेगा। प्रश्नावली है वो आपकी 1.1 चल रही है। और यदि आप शेष वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो हमारे चैनल पर शेष वीडियो को आप देख लीजिएगा। पूरा बेसिक से आपको जो है कि डेटवाइज करके वीडियो मिल जाएगी। और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे प्रश्न नंबर 3। और प्रश्न नंबर 3 के जितने भी आगे के प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को इसी वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। और आज ये वीडियो आज जो है कि इस प्रश्नावली को हम लोग समाप्त करेंगे। सवाल क्या है, सवाल आप देख सकते हैं यहाँ पे, सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। कह रहे कि प्रश्न नंबर 3 में आपके कितने सवाल हैं आप देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 में यहाँ पर आपके 3 सवाल दिए गए हैं। हम आपको 2 सवाल सॉल्व करके दिखाएंगे और तीसरा सवाल आप लोग के लिए दिया जाएगा सॉल्व करने के, ठीक है। चलिए साथियों, तो शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। और प्रश्न नंबर पहला क्या है, ध्यान देंगे आप, यहाँ पर आपको दिख भी रहा है। प्रश्न क्या करें, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के मसा और लसा ज्ञात कीजिए। आपको निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से मसा और लसा आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग 12 का निकालेंगे। 12, 15 और 21 का मसा और लसा हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले करेंगे क्या, हम लोग 12 को लिख लेंगे। 12 को हमने लिख लिया। इसके बाद हम लोग 15 को लिख लेंगे। इसके बाद हम लोग क्या लिख लेंगे, 21 को लिख लेंगे, ठीक ना। और इनका हम लोग को करना है अभाज्य गुणनखंड। क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। चलिए 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे हम लोग 3 लिख सकते हैं। अब ज्यादा बच्चों को यदि परेशानी है कि सर आप किस तरह से तोड़ रहे हैं, तो देखिए करना कुछ नहीं है बच्चों। ये 12 का हम लोग जो है एलसीएम द्वारा 12 को कटा लेंगे। तो यहाँ पर 2 से पहले कटाएंगे, 2 छक्के 12 बन जाएगा, फिर 2 से कटेगा, 2 3 6 बन जाएगा, फिर 3 से कटेगा। यानी कि अभाज्य गुणनखंड आपका क्या क्या बना हुआ है, 2 गुणे 3 आपका बना हुआ है। ये आपका अभाज्य गुणनखंड हो गया। इसी तरह से 12 का निकालेंगे तो 3 5 15 होता, 15 का निकालेंगे तो 3 5 15 होता है। यहाँ पर हो जाएगा 3 गुणे 5 आपका बन जाएगा। इसके बाद हम लोग 21 का निकालेंगे तो 3 7 तरीके 21 होता है, या 3 7 21 आप कह सकते हैं। यानी कि 3 गुणे हमारा ये 7 हो जाएगा, क्योंकि 21 पहले 3 से कटेगा, इसके बाद जितना आएगा वो 7 से कट जाएगा। तो 21 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुणे 7। 3 गुणे क्या लिख सकते हैं, 7। यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमसे पूछा है मौसा। चलो बच्चों यहाँ पे मौसा हम लोग निकाल लेते हैं कि मौसा क्या होगा, ठीक है। मौसा हमारा क्या होगा, मौसा में हम लोग क्या लेते हैं, कॉमन। मौसा में हम लोग वही संख्या लेंगे जो सभी में कॉमन होगी। तो मौसा में कॉमन क्या है, देखिए कॉमन कौन सी संख्या है, इसमें 2 है, इसमें एक भी 2 नहीं है, तो 2 कॉमन आपका नहीं होगा, ठीक ना। इसके बाद देखिए 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, 3 3 सभी में है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 आपका कॉमन हो गया। अब देखिए 3 को छोड़ करके और कोई भी संख्या आपकी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर आपका मौसा हो जाएगा 3। मौसा क्या हो जाएगा, 3। यानी कि आपका एक आंसर मिल गया, मौसा आपका 3 मिल गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं लसा की तरफ। किसके तरफ, लसा की तरफ। चलिए लसा हम लोग निकालेंगे तो लसा में होता क्या है, कॉमन जो होगा उसको भी लिखेंगे, जो कॉमन नहीं होगा उसको भी। देखिए इसमें 2 बार है और किसी में 2 है ही नहीं है, तो सबसे अधिक बार 2 कितना बार है, तो 2 बार। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 को 2 बार लिख लेंगे, यानी कि 2 गुणे 2 सबसे अधिक बार जो होगा उसको लिखा जाता है। देखिए इसमें 3 है, 3 3 सभी में है, एक को 3 है, तो सबसे अधिक बार कितनी बार 3 है, इसमें एक ही बार है, इसमें एक ही बार, इसमें एक ही बार, सभी में एक एक बार है, तो आप लिखेंगे केवल कितना, 3। अब 5 को मिला, इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, इसमें 5 नहीं है, तो 5 आपका एक बार है। इसके बाद 7 इसमें है, 7 और किसी में है नहीं, तो आपका हो जाएगा 7। बताइए क्या यहाँ तक आपको समझ में आ गया, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 आपका आ गया। कमेंट करके आप बता सकते हैं, ठीक ना। 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 आपका आ गया यहाँ पर। अब हम लोग मल्टीप्लाई यदि करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 420। क्या हो जाएगा, 420 आपका ये फाइनल मान निकल करके आ जाएगा 420। क्या आ गया, 420 यहाँ पर निकल करके आ गया। गुणा आप करके देख सकते हैं, 2 दूनी के 4, 4 3 12, 12 पचे हो जाएगा 60, 8 7 6 42, यानी कि 420 आपका हो जाएगा। यानी कि 60 में आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 6 42 हो जाएगा, 1 0 बचेगा, तो आपका 420 हो जाएगा। क्या आपको ये चीज़ समझ में आई, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग दूसरे की तरफ चलते हैं। 17 23 और 39 की यदि बात करें,
क्या करें बच्चों, 17, 23 और 39 की यदि बात करें तो इसका क्या हो जाएगा, इसे भी देख लीजिए। चलिए आते हैं प्रश्न नंबर अगला है दूसरा। दूसरे को कैसे करना है, 17, 23 और 29, 17, 23 और क्या है 29। तो हमें नहीं लग रहा है कि इनका कोई अभाज्य गुणनखंड आपका होगा, इनका अभाज्य गुणनखंड आपका कोई होगा। देखिए सभी क्या है, यहां पर हो जाएगा 17, ठीक है, और इसके बाद आपका क्या है 23 और इसके बाद क्या है 29। तो 17 भैया 17 से ही कटेगा, यानी कि 1 गुणे 17 आप लिख सकते हो। 23 23 से ही कटता है, इसका गुणनखंड नहीं हो सकता है। 29 29 से ही कटता है, यानी कि इनका कोई भी अभाज्य गुणनखंड आप लेंगे तो 1 गुणे आप 17 कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 1 गुणे 17। चलिए यहाँ पर करके मैं दिखा देता हूँ। इसको हम लोग 1 गुणे 17 लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में, यदि लिखना चाहे तो 1 गुणे हम लोग 17 लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 1 गुणे 23 लिख सकते हैं, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा 1 गुणे आपका हो जाएगा कितना 29 यहाँ पे आपका हो जाएगा, क्योंकि ये स्वयं अभाज्य संख्याएं हैं जो स्वयं से कटती हैं। एक के अलावा स्वयं से यदि कटती हैं तो वो अभाज्य संख्याएं आपकी हो जाएंगी, ठीक है ना। तो सभी अभाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ पर देखिए मासा की यदि चर्चा करें, सबसे पहले हम लोग किसकी चर्चा करेंगे, मासा। तो मासा में कुछ कॉमन है क्या, अगर मासा में कुछ भी कॉमन नहीं होता है साथियों तो आपका होता है 1। कितना होता है 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, यानी कि मासा में आपका कितना कॉमन हो जाएगा, 1 आपका हो जाएगा मासा में कॉमन, ठीक है। इसके बाद हम लोग लसा की यदि चर्चा करें, किसकी, लसा की यदि हम लोग बात करें तो लसा में क्या हो जाएगा, लसा में जो कॉमन होगा उसको भी रखा जाता है, जो कॉमन नहीं होगा उसके भी 1 लिख सकते हैं। 1 गुणे 17 आपका हो जाएगा 23 हो जाएगा, इसके बाद आपका हो जाएगा 29, और टोटल यदि आप मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल गुणा करने के बाद आएगा 11,339। कितना जाएगा, 11,339 आपका आ जाएगा। 11,33,9, 11,33,9 यानी कि 11,339 ये आपका जो मान आया है ना, ये फाइनल आंसर यहाँ पे निकल करके आ गया, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आया। अब इसी तरह से आपको करके दिखाना है तीसरे को, तो ये आपके लिए रहेगा HW यहाँ पे हो जाएगा, ये आपके लिए, ठीक है। यानी कि 8, 9 और 25 का आपको निकालना है मासा और लसा, ठीक है। चलिए इसका आराम से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और उसको भी आराम से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 4 की तरफ, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 किस तरह का है, ध्यान दीजिएगा और अच्छे से इसे भी हम लोग हल करेंगे। कह रहा है कि मासा आपका दे रखा है 9, यानी कि 306 और 657 का मासा आपका 9 दिया है। लसा क्या होगा दोनों संख्याओं का, हमें दोनों संख्याओं का लसा निकालना है। तो बच्चों आपको याद होगा, बच्चों हम लोग को याद होगा कि हम लोग कभी भी लसा निकालते हैं, दो संख्याएं यदि a और b दे रखा है तो इसका लसा निकालेंगे तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बाटा में हम लोग कर देते हैं मासा। मासा किसका हमें चाहिए, पहली संख्या और दूसरी संख्या का, ठीक ना। पहली संख्या और दूसरी संख्या का यहाँ पे क्या चाहिए हमें, मासा, और पहली और दूसरी संख्या आपको पता होनी चाहिए। चलिए देखते हैं, यहाँ पे सब कुछ दिया है तो बस हमें मान रखना है। चलिए मान हम लोग रख करके हल करते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग हल करेंगे। बस फार्मूले पे रखना है, जो मान दिया है हम लोग पहले इसको नोट करेंगे। देखिए दिया है पहली संख्या, क्या दिया है, पहली संख्या को हम लोग a b मान सकते हैं। यहाँ पर दिया है पहली संख्या आपका 306 दिया है, ठीक है, या a संख्या b संख्या भी मान सकते हैं। फार्मूले में हमने a और b के रूप में बताया हुआ है तो a और b के रूप में आप ले सकते हैं। चलिए a रख सकते हैं, a बराबर इतना दिया है, b का मान दिया है साथियों 657, ठीक ना, कोई दिक्कत। और मासा दे रखा है साथियों कि मासा आपका दे रखा है 306 और 657 का जो मासा दे रखा है आपका कितना दे रखा है 9। इसके बाद हमें कह रहा है कि भैया लसा निकालो, क्या निकालो, लसा निकालो 306 का और 657 का लसा क्या होगा ये बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क रहेगा, हमें ये पता करना है कि लसा जो है दोनों संख्याओं का लसा क्या होगा। चलिए आराम से हम लोग हल करेंगे, यहाँ पे फार्मूला हमने रखा ही है। चलिए लसा हमें निकालना है तो इस फार्मूले पे आ जाते हैं, इस साइड इस फार्मूले पे आ जाते हैं। चलिए लसा हमें पता करना है साथियों, ए बी, ए का मान क्या है 306
और आपका बी का मान है 657 का हमें लॉसा निकालना है। तो हमें ए बी का मान रखना है, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या को रख देना है। तो 306 रखेंगे और गुणे 657 को रख देना है। बटा में मौसा दोनों संख्याओं का मौसा क्या आया हुआ है, यानी कि नियम बाई आप नियम रखेंगे, पहले मान रखेंगे इसके बाद ही आप रख सकते हैं। तो 306 और आपका 557 सॉरी 657 का मौसा हमें चाहिए, ठीक है। तो हमें यहाँ पता करना है लौसा 306 और 657 का हमें लौसा निकालना है। तो यहाँ पर देखिए 306 हो जाएगा गुणे 657 बटा में मौसा चाहिए दोनों संख्याओं का। दोनों संख्याओं का मौसा कितना है 9, ठीक है 9 कटा देंगे तो 9 से कटाएंगे तो यह हो जाएगा 9 3 27, 3 बार भाग जाएगी 27 हुआ, यानी कि 3 बच गया और 6 है यानी कि 36 हो जाएगा। तो 9 चौके 36, 4 बार में ये आपका हो जाएगा यानी कि 34 आपका हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को निकल करके आ जाएगा हम लोग का 34 गुणे 657। अगर हम लोग गुणा कर दें तो गुणा करने के बाद हम लोग का टोटल मान आएगा 22,33,8 यानी कि 22,338। यह आ जाएगा बच्चों 22,338 ये फाइनल आपका मान निकल करके आ जाएगा। आप गुणा करके देख सकते हैं, अगर कहीं यहाँ पे डिवाइड कटाने में इससे गलती होगी तो आप सही थोड़ा कर लेंगे, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 22,338 यहाँ पे निकल करके आ गया। ये फाइनल आपका हो जाएगा आंसर। अगर मल्टीप्लाई यदि करने में परेशानी है, चलिए मल्टीप्लाई भी करके हम लोग देख लेते हैं, शायद मल्टीप्लाई में गड़बड़ हो। चलिए तो यहाँ पर आपका है 657 और गुणा करना है कितने से 34 से। चलिए 4 7 28 को 8 हासिल 2 बना, ठीक है। 4 5 20 2 22 को 2 हासिल 2 बन गया। 4 6 24 24 2 आपका हो जाएगा 26। 3 7 21 को 1 हासिल 2 हो गया। 3 5 15 2 17 को 7 हासिल 1 हो गया। 3 6 18 1 क्या हो जाएगा 19। 3 6 18 और 1 19। 8 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। 7 6 13 को 3 हो जाएगा हासिल 1। 9 2 11 1 हासिल 12 को 2 हासिल 1 1 1 क्या हो जाएगा 2, यानी कि 22,338 ये फाइनल मान आपका निकल करके आ गया। बताइए कोई समस्या तो नहीं है, ठीक है। मैंने गुणा भी करके आपको दिखा दिया कैसे आपको गुणा करना है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हुआ। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ, ठीक है। आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे आपको लेकर चलते हैं, ठीक ना। चलिए साथियों, तो यहाँ पे प्रश्न नंबर आ गया है 5। प्रश्न नंबर 5 को बहुत ही आसान तरीके से हम लोग हल करेंगे, ज़्यादा आपका कठिन है नहीं। इसमें सबसे पहले कह क्या रहा है, इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। कह रहे कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, यदि कोई संख्या आप n लेते हैं, कोई भी संख्या आप ले सकते हैं, तो क्या 6 का पावर यदि n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यानी कि 6 का घात यदि n है तो 6 का घात n कोई भी आप संख्या रखते हैं तो क्या वो 0 पर समाप्त होगी कि नहीं। यानी कि n का मतलब यह हुआ कि n का कुछ भी आप मान रखो तो क्या वो आपका 0 पे समाप्त होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग एक ऐसी संख्या को दिखाएंगे जो 0 पर समाप्त हो, जो 0 पर समाप्त हो, ठीक ना। ऐसी संख्या दिखाएंगे जो 0 पर समाप्त हो, यानी कि जो संख्या 0 पर समाप्त होती है उसका अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हो सकता है, ठीक ना। जो संख्या 0 पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं, ठीक ना। चलिए तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, पहले हल लिखेंगे। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि जो संख्या 0 पर समाप्त हो रही है उसके अभाज्य गुणनखंड क्या बन सकते हैं। संख्या 0 पर समाप्त कौन होती है 10। 10 को आप देखें, 10 का इकाई का अंक जो है आपका 0 है। अब आपका सर 20 भी हो जाएगा, भैया 20 तो होगा ठीक है, लेकिन उसके अभाज्य गुणनखंड होने चाहिए, अभाज्य गुणनखंड आपके होने चाहिए, ठीक ना। चलिए तो यहाँ पर हम लोग लेंगे कि अगर कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड आपके हो जाएंगे 2 गुणे 5 होंगे, ठीक ना। यानी कि वह संख्या जो 0 पे समाप्त होती है उसका अभाज्य गुणनखंड की बात करें हम लोग तो वो आपका 2 गुणे 5 आपका होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि चूंकि जो संख्या
जो संख्या शून्य शून्य पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड, उसके क्या अभाज्य गुणनखंड, उसके अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 × 5 के रूप के होते हैं, रूप में होते हैं, है ना। यानी कि जो संख्या आपकी 0 पे समाप्त होगी वो केवल 10 है, ठीक है, केवल क्या है 10 है। और वो जो 10 जो है ना उसका यदि हम लोग अभाज्य गुणनखंड करें तो 2 × आपका 5 होगा। तो वही कह रहा है कि जो संख्या 0 पर समाप्त होती है उनका अभाज्य गुणनखंड 2 × 5 के रूप में होते हैं, यानी कि 2 × 5 के रूप में आपका होगा। जैसे 10 है, 10 0 पर समाप्त होगा। अब आप ये मेरे सर 20 भी होगा, ठीक है, 20 तो होगा लेकिन उसके अभाज्य गुणनखंड आपके कई आएंगे, तो जो पहले आ रहा है 0 पे जो पहली संख्या मिल रही है ना आपको उसको लेना है, 20 पे आपको नहीं दिखाना है, ठीक है, जो पहले मिल रहा है उसी को लेकर चलना है। तो 10 मिलेगा, 10 का आपका जो है कि इकाई का अंक आपका 0 होगा तो उसके अभाज्य गुणनखंड आपके हो जाएंगे 2 × 5 के रूप में होता है अभाज्य गुणनखंड यदि 0 पर समाप्त होती है तो, है ना। तो क्या 6 का घात जो n है क्या वो 0 पे समाप्त हो सकता है? यदि n का कोई भी आप मान रखो, 0 को छोड़ करके ये नहीं 0 रखे, 0 भी रखेंगे तो आपका 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, वो आपका 0 पे समाप्त नहीं होगा, 0 पे समाप्त नहीं होगा। तो अगर हम लोग दिखाएं 6 के घात n को यदि हम लोग लेकर चलें, 6 का घात n, यानी कि 6 का घात n को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बच्चों 2 × 3 लिख सकते हैं पावर n। इसका अभाज्य गुणनखंड तो आपका होगा 2 × 3 होगा 6 का अभाज्य गुणनखंड। क्या कोई ऐसी संख्या है n का कोई ऐसा मान आप रखो, क्या कोई ऐसा मान n का है जिसको रखने के बाद इसका जो गुणनखंड है, ठीक ना, इसका जो गुणा आप करेंगे क्या वो 0 पे समाप्त होगा? n का मान कुछ भी रखते जाओ, ये कभी इसका जो गुणनखंड है वो 0 पे समाप्त नहीं होगा, वो 0 पे समाप्त नहीं होगा, ठीक है। तो 6 का घात n किसी भी मान n के लिए, अतः आप लिख सकते हैं कि अतः 6 का घात n किसी भी 6 का घात n किसी भी मान n के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगा, या ऐसे लिख सकते हैं 0 पर समाप्त नहीं होगा, चलो ऐसे लिख लो 0 पर समाप्त नहीं होगा। क्यों भाई, आपको पता ही है, ठीक है। तो आपको मैं फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूं। देखिए सबसे पहले हमें एक ऐसी संख्या दिखाना है कि जिसका अभाज्य गुणनखंड आपका ऐसा हो जिनका गुणा करने के बाद वो 0 पे समाप्त होता है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे आप कि जो संख्या 0 पे समाप्त होती है उनके अभाज्य गुणनखंड आपके 2 × 5 होंगे। 0 पे समाप्त होने वाली संख्या 10 है, 10 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे बच्चों तो आपका हो जाएगा 2 × 5 हो जाएगा, होगा। तो ये आपको इतना दिखाना है। इसके बाद हमें 6 का पावर n को दिखाना है, क्या n का कोई ऐसा मान है जिसको रखा जाए तो ये 0 पे समाप्त हो। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान देना साथियों कि n का कुछ भी मान रखें, 0 रखें, 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, 5 रखें, तो वो कभी भी ऐसा इनका गुणा नहीं होगा। n का कितना घात आप बढ़ाते जाओ तो इसका कोई ऐसा गुणा नहीं होगा जो आपका 0 पे समाप्त होगा, क्योंकि 6 है, 6 का 6 के 36, 6 के 36, 6 के 36, इकाई का अंक हमेशा 6 ही मिलता जाएगा। कितना हो बार आप गुणा करो तो इकाई का अंक हमेशा 6 मिलेगा। आप 1000 बार गुणा करें तो इकाई का अंक 6 ही मिलेगा, वो कभी भी इकाई का अंक 0 मिलेगा नहीं, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखना है, लिखना है, ठीक है, कि अतः 6 का घात n किसी भी मान n के लिए, यानी 6 का घात n किसी भी मान n के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगा। n का कुछ
कुछ भी मान रखो तो ये शून्य पे कभी भी समाप्त नहीं होगा, यानी कि इकाई का अंक शून्य नहीं आ सकता है। n का मान कितना हो बढ़ाते जाओ, कितना हो बढ़ाते जाओ, तो आपका शून्य प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। और ये बहुत ही छोटा है, ज़्यादा आपका कठिन है नहीं, 2 बार आप इसको लिखेंगे तो बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हम लोग 6 की तरफ बढ़ते हैं। चलो बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न कह रहा है 6 कि व्याख्या कीजिए कि क्या इतना और इतना जो है भाज्य संख्याएं क्यों हैं। भैया भाज्य संख्याएं क्यों हैं? ठीक है, देखिए अभाज्य संख्याएं हम लोग उसी को कहेंगे जो एक से कटे और स्वयं से कटे, तो वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। देखिए बच्चों, अभाज्य गुणनखंड और अभाज्य संख्याओं में अंतर होता है। तो अभाज्य संख्याएं आप उन्हीं को कह सकते हैं जो स्वयं से कटती हैं, जैसे 2 स्वयं से कटता है, 5 स्वयं से कटता है, 7 स्वयं से कटेगा। ठीक ना, इसके बाद आपका 11 स्वयं से कटता है, 13 भी स्वयं से कटता है। तो जो संख्याएं एक और स्वयं से कटती है उसे हम लोग अभाज्य संख्याएं कहेंगे, और जो संख्याएं एक और स्वयं के अलावा किसी और भी संख्या से भी कटती है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? भाज्य संख्याएं कहेंगे। समझ में आई बात? ठीक है, चलो आ जाओ भैया यहाँ पे। चलिए बहुत प्यारा सा सवाल है, देखिए इसका हम लोग हल करेंगे। सबसे पहले हमारा सवाल क्या है? हमारा सवाल है यहाँ पे कि 7 गुणे 11 गुणे 13, इसके बाद प्लस है आपका 13। ये आपका सवाल है ना। अब इस सवाल में हमें ये दिखाना है कि क्या ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। भाज्य संख्याएं क्यों हैं भाई? चलिए हम लोग दिखाते हैं क्यों हैं, हम लोग दिखाते हैं कि क्यों हैं। चलिए इन दोनों में कॉमन क्या है बच्चों? दोनों में हम लोग का है 13, तो बच जाएगा 7 गुणे 11 प्लस आपका हो जाएगा 1। देखो 13 बाहर निकल गया, इसमें से 13 बाहर निकला तो 1 बच गया। इसमें से 13 बाहर, देखो यहाँ से यहाँ तक एक पद है, यहाँ से यहाँ तक एक पद है। इसमें से 13 वहाँ से बाहर गए, इसमें से 13 बाहर गए, तो आपका बच गया 1। इतना ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 13 कोष्टक में 7 से 11 में गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 77 प्लस क्या हो जाएगा 1। आगे बढ़ेंगे तो यह हो जाएगा 13 गुणे 77 और 1 आपका हो जाएगा 78। बोलिए क्या आपको ये चीज़ समझ में आई? अब यहाँ पर आप गौर से ध्यान से देखिए कि 2 संख्याएं यहाँ पे प्राप्त हुई हैं, एक तो 13 है, एक क्या है 78। अभी ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में नहीं है क्योंकि 18 और भी संख्याओं से कट जाएगा। ठीक ना, तो यहाँ पर 78 को हम लोग क्या क्या तोड़कर लिख सकते हैं। हमें केवल ये दिखाना है कि क्या ये, देखो ये जो भी संख्याएं आप गुणा करने के बाद जो भी संख्याएं आपकी प्राप्त होगी, एक तो वो 13 से भी कटेगा, 78 से भी कटेगा, तो एक के अलावा 2 संख्याओं से कट रहा है, एक और स्वयं के अलावा खुद दूसरे से भी कट रहा है। तो इसका मतलब जो भी गुणा करने के बाद संख्याएं प्राप्त होंगी वो आपके संख्याएं मिलेगी भाज्य संख्या। कौन संख्या? भाज्य संख्या। चलिए इसको थोड़ा और भी हम लोग तोड़ लेते हैं, तो यह हो जाएगा 13। 78 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तोड़ सकते हैं 78 को। 2 से कटाएंगे, 2 3 6, ठीक है। फिर यहाँ 3 से कटेगा, फिर यह हो जाएगा 13। यानी किस किस से कटा हुआ है? ये तो आपका 2 से कटेगा, गुणे 3 गुणे क्या हो जाएगा 13। देखिए यहाँ पर जो संख्याएं प्राप्त हो रही हैं, देखिए अभाज्य गुणनखंड आपके कई आया हुआ है, लेकिन हमें अभाज्य संख्याओं को दिखाना है। गुणनखंड हमें अभाज्य गुणनखंड में तो प्राप्त हुआ है, लेकिन संख्याओं की यदि चर्चा होगी तो अभाज्य संख्याएं उसी को कहेंगे जो एक के अलावा स्वयं से कटे। लेकिन यहाँ पर 13 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब कि जो भी संख्याएं प्राप्त होगी गुणा करने के बाद वो आपकी अभाज्य संख्याएं नहीं होगी, भाज्य संख्या होगी। कौन संख्या? भाज्य संख्या होगी। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि यह संख्या, क्या लिखेंगे? चूंकि यह भाज्य संख्या है, लिखेंगे आप चूंकि यह भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। चूंकि यह कैसी संख्या है? भाज्य संख्या। क्यों भाई? क्योंकि एक के अलावा अन्य संख्याओं से भी ये कट रहा है। अभाज्य संख्याएं तब हम लोग कहते हैं जब एक से कटता और स्वयं से कटता, तब हम लोग जो है कि अभाज्य संख्याएं कह सकते हैं। लेकिन
एक के अलावा भी जो है 13 2 3 से भी कट रहा है, इसका मतलब कि ये भाज्य संख्या आपकी है, क्योंकि इसके एक के अलावा अन्य गुणनखंड भी हैं। यहां पर लिख सकते हैं क्योंकि इसके एक के अलावा अन्य गुणनखंड भी है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, अन्य गुणनखंड भी हैं, अन्य गुणनखंड भी हैं, है ना। ये चीज आपको लिखना है, क्योंकि यदि स्वयं गुणनखंड होता है, जिससे मैं यहां पर बता देता हूं, जिससे मान लो 11 ही आप ले लो, और 11 में क्या है, 11 का यदि गुणनखंड आप करते हैं ना, तो 1 गुणे आपका हो जाएगा 11, क्योंकि ये 1 से कट सकता है, 11 1 से कट सकता है और 11 से कट सकता है। देखिए 1 और स्वयं से कट सकता है, लेकिन इसके अलावा और कोई ऐसा गुणनखंड नहीं है जो 11 कटे जिससे, ठीक ना। तो अब देखो यही 1 और 11 आता, लेकिन यहां पर देख रहे हैं कि अभाज्य गुणनखंड कई है, यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड कई है, इसका मतलब यह भाज्य संख्या है। क्यों भाई, क्योंकि 1 के अलावा अन्य गुणनखंड भी इसके हैं, 1 से अधिक गुणनखंड आपके हैं। 2 गुणनखंड होते तो समझ में आता है, 1 और स्वयं गुणनखंड होते हैं, यानी 2 गुणनखंड होते तो समझ में आता है। 2 से 3 को बना तो समझिएगा कि वो क्या है, अभाज्य संख्या है, सॉरी वो भाज्य संख्या है, ठीक ना। क्योंकि 2 गुणनखंड जब आपका होगा, 2 तक गुणनखंड होगा, 2 गुणनखंड का मतलब एक तो 1 होगा और एक स्वयं होगा संख्या। यहाँ पर देखिए 2 गुणनखंड यहाँ आपका मिला है, 1 और 11 मिला है, तो यहाँ पे 2 गुणनखंड है, तो यहाँ पर अभाज्य संख्या होगी। लेकिन यहाँ पर 1 को छोड़ करके, 1 इसमें नहीं लिखा गया है, नहीं लिखेंगे तो भी आपका 1 माना जाएगा, ठीक ना। 1 को छोड़ करके बाकी सब संख्याएं और भी हैं, तो इसका मतलब कि 1 इसमें आएगा, भाज्य संख्याओं में आएगा। चलिए आगे आते हैं अगले पॉइंट की तरफ, इसको अब आते हैं लेकर के, चलिए आते हैं इसमें। अब यहां पर इसको दिखाना है, तो ये आपका सवाल है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस कितना है 5। ठीक, अब इसमें कामन सभी में क्या हो जाएगा, 5 कामन है, तो 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस क्या हो जाएगा 1। क्योंकि हमने क्या किया, यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि यहां पर 2 संख्याएं मौजूद हैं, 2 पद आपके मौजूद हैं। एक तो 7 से 1 तक है, एक संख्या पद है, और ये 5 आपका एक पद, 2 पद आपके यहाँ पे मौजूद हैं। जब 2 पद यहाँ पे मौजूद हैं, तो दोनों पदों में कॉमन क्या दिख रहा है, दोनों पदों में हमें कॉमन क्या दिख रहा है, अरे हट जा भाई, दोनों पदों में हमें कॉमन क्या दिख रहा है। देखिए यहां से यहां तक 2 पद हैं, दोनों पद में देखिए 5 दिख रहा है, यहाँ पे एक 5 यहाँ पर इस पद में है, इस पद में भी आपका 5 है, तो 5 हम लोग कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि दोनों पदों में यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, तो हमने 5 बाहर निकाल दिया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 कोष्टक में अगर हम लोग 7 से लेकर के 1 तक यहाँ तक मल्टीप्लाई करें, तो हमारा जो मान आएगा 1008 आएगा। क्या आएगा, 1008 आएगा, और प्लस आपका हो जाएगा 1। ठीक है, अगर यहाँ पर हो जाएगा 5 गुणे 1008 में 1 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 1000, क्या हो जाएगा 9। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2 आपके गुणनखंड बने हुए हैं। आपके कितने गुणनखंड, 2 गुणनखंड बनेंगे। एक तो आपको ये भी पता होगा कि एक तो भैया 1 भी होता है, तो 1 के अलावा 2 गुणनखंड बन रहे हैं, तो इसका मतलब कि यह कैसी संख्या है, भाज्य संख्या। कैसी संख्या है, भाज्य संख्या। चूंकि यह भाज्य संख्या है, क्या है, भाज्य संख्या है। कैसी संख्या है, भाज्य संख्या। क्यों, क्योंकि 1 के अलावा यदि अन्य भी गुणनखंड बने, 1 और स्वयं के अलावा अन्य गुणनखंड भी बने, तो यहाँ पर गुणनखंड एक आ जाएगा। इसमें भी आपको ज्यादा परेशानी है समझने में, तो आप 1 लिख सकते हैं। तो अब गुणनखंड कितने बन गए, 1 2 3 4 5 बन चुके हैं। ठीक है, 1 को लेकर के आप काउंट करेंगे। इसमें गुणनखंड बन गए 1 2 3 बन गए हैं। अगर 2 गुणनखंड रहता, अगर ये 5 महाशय नहीं रहते, 1 × 109 रहता, तब आप कह सकते हैं। या
यहाँ पर 1009 सॉरी 109 नहीं 1009 1009 नहीं रहता, 5 गुणे 1 होता, तब आप इसे अभाज्य कह सकते हैं कि अभाज्य संख्या है। लेकिन यहाँ पर 5 गुणे 109 है, गुणे 1 है, तो यहाँ पर अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 1 और स्वयं के अलावा जो है 5 से भी ये कट रहा है। ठीक है, तो यह लिखेंगे चूंकि यह भाज्य संख्या है, क्योंकि क्यों भाई, यहाँ पर लिखा भी है क्योंकि इसके एक के अलावा अन्य गुणनखंड भी है, क्योंकि इसके एक के अलावा अन्य गुणनखंड भी है। गुणनखंड ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, अन्य गुणनखंड भी हैं। समझ में आई चीज? तो ये रहा, आपको इतना लिख करके दिखाना ही पड़ेगा, ठीक है। सिंपल है, यहाँ पर सिंपल ये है, क्योंकि एक गुणे होगा तो एक के अलावा जो है अन्य भी गुणनखंड यहाँ पे प्राप्त हो ही रहा है, 5 है और ये यहाँ पर 1009 है। 1009 यदि कट रहा है तो कटा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, कट रहा है तो कटा सकते हैं, नहीं कटेगा तो भी कोई आपको परेशानी नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि अभाज्य गुणनखंड आपके कई प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए ये संख्या आप कैसी है, भाज्य संख्या है। तो ये आपको इस तरह से लिख करके दिखाना है, तो ये फाइनल आपका आंसर प्राप्त हो गया। इसका आप स्क्रीनशॉट आराम से ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, हम लोग लास्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, हम लोग लास्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए आगे आते हैं। अब यहाँ पर है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 बहुत प्यारा सा सवाल है, थोड़ा सा बस आपको मेहनत करना है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। देखिए सबसे पहले सवाल को पढ़िए, क्या कह रहा है सवाल। करे किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट लगते हैं, यानी कि सोनिया भी इसमें हिस्सा ली है और इस जो है कि बाउंड्री का चक्कर लगा रही है। इस बाउंड्री का क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है। एक बाउंड्री है और चक्कर लगा रही है, ठीक ना। अगर मान लीजिए यहाँ से एक वृत्ताकार पथ है, अगर ये सोनिया यहाँ से चलना प्रारंभ की है और यहाँ पर इस बाउंड्री का ये चक्कर लगा रही है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि सोनिया जो है 18 मिनट लगते हैं, यानी कि इस सोनिया को, यानी कि सोनिया को कितना मिनट लगते हैं, 18 मिनट लगते हैं। एक चक्कर लगाने में इससे 18 मिनट लग रहे हैं। आगे, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को, एक लड़का है रवि नाम का, किस नाम का, रवि नाम का लड़का है, और इस रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं। अब यहां से रवि प्रारंभ किया है और एक चक्कर लगा रहा है, ठीक ना, और ये 12 मिनट में एक चक्कर लगा रहा है। रवि है ना, रवि जो है 12 मिनट में एक चक्कर लगा रहे हैं। तो कह रहे कि आखिर ये बताइए वो कितना मिनट में दोनों एक साथ मिलेंगे, कितने मिनट बाद जो है दोनों एक साथ मिलेंगे। दोनों एक साथ मिलने का मतलब यह हुआ कि 18 और 12 से जो संख्याएं कटेगी, 18 और 12 से जो संख्याएं कटेगी वही आपका मिनट होगा, वही आपका मिनट होगा कि एक साथ वो मिलेंगे। क्योंकि दोनों संख्याएं यानी कि 18 और 12 जिस संख्या को कटा देंगी दोनों एक साथ 18 और 12, यानी कि जो संख्या 18 और 12 से कट जाएगा वही उनका मिलने का समय होगा। तो 12 3 36 होता है और 18 दूनी के 18 का 18 दूनी 36, यानी कि 18 दूनी के 36 और 12 3 36, यानी कि 36 मिनट में दोनों एक साथ मिलेंगे। अब निकालें कैसे, ये भी तो समस्या है। चलिए
निकालने का तरीका क्या है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे 18 दिया है तो 18 का गुणनखंड करेंगे, 2 दूनी के नहीं 18 गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, एक तो 2 हो जाएगा, गुणे इसके बाद 3 हो जाएगा, इसके बाद 3, 3 तिली के 9 दूनी 18 आपका बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद 12 मिनट है, चलिए 12 मिनट को हम लोग लेते हैं, किसको लेते हैं 12 मिनट को, चलिए 12 मिनट आ जाते हैं, 12 मिनट को करेंगे तो 2 गुणे, ठीक है 2 गुणे 3, समझ में आई बात। ये चीज आपको इस तरह से कर लेना है। और क्या होगा कि जो संख्या कटा रही है, देखो 36 आ रहा था ना, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग लसा निकाल, मसा तो आप ले नहीं सकते हैं, मसा लेंगे तो भैया 36 तो आने की कोई संभावना ही नहीं है, एक साथ मिलने की बात हो रही, तो यहाँ पे हमें निकालना है लसा, क्या लसा, क्योंकि लसा में ही वह संख्या होगी, लसा से ही प्राप्त वह संख्या होगी जिससे 18 12 कटेगा, मसा लेंगे तो वो तो आपका होगा नहीं। चलिए मसा में केवल 3 आएगा, यानी कि 18 से 3 नहीं कटेगा और 12 से भी 3 नहीं कटेगा, तो आपको निकालना है क्या, यहाँ पे आपको प्राप्त करना है लसा। लसा किसका निकालना है, 18 और किसका निकालना है 12 का। लसा क्या है, देखिए इसमें 2 बार है, इसमें 2 एक बार है, देखिए चलिए देखिए दोनों में कॉमन है 2 तो 2 एक बार लिखेंगे, यहाँ का 2 है इसमें 2 नहीं तो 2 यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि सबसे अधिक बार 2 बार है, ठीक ना, 2 बार लिख दिए। 3 सबसे ज्यादा किसमें है, 3 इसमें 2 बार है तो 2 बार हम लिख देंगे, 3 गुणे 3। या ऐसे भी ले सकते हैं, जो कॉमन होगा उसको एक बार लिख लीजिए, जो कॉमन नहीं है उसको भी, यानी कि लसा में हम लोग ये देखते हैं कि जो कॉमन होगा उसको एक बार लिखा जाता है, जो कॉमन नहीं होगा उसको भी लिखा जाता है। ठीक है, अगर 3 यहाँ पर है और एक और 3 मैच कर रहा है तो गुणे 3 वो भी आपका हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 दूनी के 4, 4 3 12, 12 3 क्या हो जाएगा 36 मिनट, 36 मिनट। अब ये कह रहे कि सोनिया और रवि को कितने मिनट बाद दोनों एक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है, कितने समय बाद पुनः एक स्थान पर मिलेंगे। यहां पर लिखेंगे चूंकि रवि और सोनिया और रवि, सोनिया और रवि 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद, ठीक ना, 36 मिनट बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, पुनः वे प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ये फाइनल आपका मान निकल करके आ गया। ठीक ना, तो ये आपका सवाल आज यहाँ पे समाप्त होता है। अगली वाली क्लास में हम आपके साथ लेकर आएंगे अगले प्रश्नावली को। ठीक ना, और ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे, क्योंकि लाइक करते हैं तो मुझे ये भी पता चलता है कि हाँ जो भी चीज़ें मैं पढ़ाया हूँ आपको अच्छे समझ में आ गया। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और हाँ, अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा ताकि आपको रेगुलर ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।